नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आज हम आपके सामने एक ऐसी साजिश का बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ विदेशी धरती से रची जा रही थी, जिसके किरदार भी विदेशी हैं। वो हिंदुस्तान आते हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं और म्यांमार में घुसकर एथनिक आर्म ग्रुप्स को हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं। क्या है पूरा मामला और कैसे इस साजिश से पर्दा उठा? क्यों कहा जा रहा है एक ईसाई देश बनाने की साजिश नाकाम हो गई? रिपोर्ट में देखिए। साल 2024 मई का महीना, स्थान बांग्लादेश। अपने देश में राजनीतिक चुनौतियों से घिरी शेख हसीना ने एक बड़ा बयान दिया था। सत्ता से बेदखल होने से पहले शेख हसीना ने कहा था, कुछ ताकतें बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर बंगाल की खाड़ी में क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहती हैं। ये प्रपोजल एक व्हाइट मैन की तरफ से आया था। उस वक्त ये बात आई गई हो गई। किसी ने शेख हसीना के बयान को तवज्जो नहीं दी। एक देश के प्रधानमंत्री के बयान को गंभीरता से नहीं लिया गया और फिर शेख हसीना सत्ता से हट गई। 13 मार्च 2026, स्थान भारत। एनआईए ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग देश में अलग अलग जगह से पकड़े गए, जिनमें से 6 यूक्रेन के नागरिक हैं, जबकि 1 अमेरिका का रहने वाला। इन 7 विदेशों को लेकर एनआईए ने जो बताया वो शेख हसीना के उस बयान को मजबूती दे रहा था जिसमें उन्होंने भारत के पूर्व में क्रिश्चियन स्टेट की बात कही थी। इन 7 लोगों की गिरफ्तारी और इनका बैकग्राउंड बहुत कुछ बता रहा है। अमेरिकी नागरिकों को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। 3 यूक्रेनी नागरिक लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़े गए, बाकी के 3 दिल्ली एयरपोर्ट से। सवाल ये है कि इस साजिश के पीछे आखिर कौन है? ये विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आए, लेकिन मिजोरम में अवैध रूप से घुसने के बाद राजनीतिक रूप से म्यांमार चले गए। हैरान करने वाली बात यह है कि इन्होंने वहाँ एथनिक आर्म ग्रुप्स को हथियारों की ट्रेनिंग दी। ये ग्रुप्स भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय विद्रोही संगठनों का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा एनआईए को पता चला कि इन आरोपियों ने यूरोप से ड्रोन की एक बड़ी खेप मंगवाई थी और इसे सशस्त्र समूहों और मिजोरम में सक्रिय कुछ बाकी गुटों तक पहुंचाया। इन 7 गिरफ्तारियों में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक सबसे महत्वपूर्ण किरदार हैं। जब जांच एजेंसियों ने मालूम किया तो इसके फोन से कई अहम सुराग मिल गए हैं और साथ ही फोन रिकॉर्डिंग भी अब जांच एजेंसियों के हाथ लग गई है। मैथ्यू वैन डाइक ने इराक में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सीरिया में बगावत में मदद की। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में लोगों को ट्रेनिंग दी। इसका नाम लीबिया सिविल वॉर के दौरान भी सामने आया। मैथ्यू वैन डाइक को एक अमेरिकी ऑपरेटिव और भाड़े का सैन्य प्रशिक्षक माना जाता है। वो पहले भी अमेरिकी सेना से जुड़ा रहा। ये खास तौर पर स्पेशल फोर्सेस स्टाइल ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग है इसमें जो मेन यूएस सिटीजन है मैथ्यू वैन डाइक, उसका पोर्टफोलियो, उसकी बायोग्राफी। 79 में जन्मा, एक फोटोग्राफर, एडवेंचरर, मर्सनरी, सारे काम कर चुका है। एज ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर 2014 में उसने एक पॉइंट एंड शूट करके फिल्म बनाई थी जिसमें उसको एक अवार्ड भी मिला था। एक्शन वो लीबिया में देख चुका है, सीरिया में देख चुका है और अभी रिसेंटली यूक्रेन वॉर में भी इनलिस्ट हुआ था रशिया के साथ लड़ने के लिए। जांच से भी पता चला कि ये 7 लोग एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थे। इनका मकसद भारत के रास्ते म्यांमार तक आधुनिक ड्रोन और पश्चिमी हथियार पहुंचाना था। एक तरफ से इन्होंने भारत के पूर्वोत्तर बॉर्डर को हथियारों की तस्करी का सेफ पैसेज यानी सुरक्षित रास्ता बना लिया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है? उग्रवादी गुटों को हथियार देने से किससे फायदा होगा? भारत के पड़ोस में विदेशी ताकतें कितनी सक्रिय हैं? क्या पूर्वोत्तर में ईसाई राज्य बनाने की साजिश हो रही है? क्या पूर्वोत्तर में बड़ी साजिश के पीछे चीन है? सवाल ये भी, मैथ्यू वैन डाइक को भारत लेकर कौन आया? हालांकि एनआईए केंद्र सरकार की ओर से इन सवालों पर अभी तक कुछ भी कहा नहीं गया, लेकिन कूटनीतिक मामलों के जानकार इसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बता रहे हैं। यूक्रेनियंस ये एक फ्रंट थे किसी और के लिए। ये मर्सनरीज फॉर हायर हैं, तो कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, इवन कोई नॉन स्टेट एक्टर हो सकता है।
नॉन स्टेट मतलब जिस प्रकार हम पाकिस्तान में तो मतलब एब्सोल्युटली स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं, इसी तरह जैसे हम जॉर्ज सोरोस के बारे में बोलते हैं, वो बहुत जगह अनस्टेबिलिटी के लिए स्पॉन्सरशिप करता है। तो उस जैसा कोई भी डीप स्टेट का एक कलाकार हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो बिना स्टेट सपोर्ट के भी कर रही है। हैरानी की बात यह है कि सीमा सुरक्षा बल या स्थानीय पुलिस को इनकी भनक तक नहीं लगी और ये बेखौफ होकर देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच गए। इतना ही नहीं, उग्रवादियों के हाथों में यूरोप की आधुनिक ड्रोन तकनीक पहुंचाई, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि भारत के पूर्वोत्तर तक कैसे पहुंचे और इनके साथ कौन कौन लोग जुड़े थे और इसके नेटवर्क का असली मकसद क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।